मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोग पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स? डेट्स हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट्स हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है आगे इसमें। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हमारी जो हिस्ट्री है या कह सकते हैं हमारा जो इतिहास है, ये समय में जो चेंजेस हैं ये उनको दिखाता है। तो उन्होंने बोला भी है कि जो हिस्ट्री है ये चेंजेस को शो करता है जो कि समय के साथ हमने देखे हैं या हमारे पूर्वजों ने देखे हैं। हिस्ट्री इज सिनोमिनस विद डेट्स। बहुत से लोग हिस्ट्री का मतलब डेट्स के सिनोनिम के रूप में लगाते हैं। वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट, और हम लोग प्रेजेंट को पास्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम अब से 5 साल पहले 6 साल कैसे दिखते थे, 6 साल पहले कैसे दिखते थे, आज हम कैसे दिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट को पास्ट के साथ कंपेयर करते हैं। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। हम ऐसे ही लगातार कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री को एसोसिएट कर स्ट्रिंग ऑफ डेट्स के साथ। वी स्टडी डेट्स टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स। हम लोग डेट्स को स्टडी करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि जो इवेंट्स हैं वो किस सीक्वेंस में हो रही हैं और इन इवेंट्स की हमारे लाइफ में कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पर एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, वो विच डेट्स, कौन सी डेट्स, कौन से दिनांक, कौन सी तारीख। तो देखिए इसमें हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ डेट्स। डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। हम जिस डेट का सिलेक्शन करते हैं वो डिपेंड करती है कि क्या स्टोरी है पास्ट की, उसके ऊपर। फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इम्पॉर्टेंट। जब हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा भी है कि हम जब पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाय स्टडीइंग द डेट्स, रीजन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स आर अंडरस्टूड इन बेटर वे। कह रहे हैं जब हम डेट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इससे, और डेट्स की जब स्टडी करते हैं रीजन्स और कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स के साथ, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि क्या इवेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस रहे और क्या रीजन्स रहे। तो डेट्स जो है, डेट्स की स्टडी करने से ही जो है हमें उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। हाउ डू वी पीरियडाइज? हम कैसे अपने आप को पीरियडाइज करें या समय को कैसे हम बांटते हैं, तो उसके पीछे हमारे यहाँ पर जो बांटा गया है समय को, वो अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने बांटा है, डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हम लोग जेम्स मिल की बात करने वाले हैं। जेम्स मिल डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड द ब्रिटिश पीरियड। अकॉर्डिंग टू मिल, ओनली ब्रिटिश रूल्स, कल्चर एंड लॉज कुड मेक इंडियंस सिविलाइज्ड। मिल्स का ये मानना था कि जो ब्रिटिश रूल्स हैं या जो कल्चर और लॉज हैं ये इंडियंस को सिविलाइज्ड बना सकते हैं, ठीक है। देर आर सिग्निफिकेंट सोर्सेज टू स्टडी द पीरियड ऑफ इवेंट्स एंड बाय स्टडिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल एविडेंसेस अ स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड कैन बी फॉर्म। कुल मिलाकर हम लोग अब बात करें तो हम कह सकते हैं कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया। पहला पीरियड उन्होंने बताया हिंदूज का पीरियड, जिसमें अधिकतर हिंदू रूलर्स रहे हैं इंडिया में, जिसमें उन्होंने रूल किया है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग राजाओं ने। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पर कोई विदेशी ताकत यानी कोई फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर नहीं आए थे उस समय पर। उस समय पर सिर्फ
जो हिंदू रूलर्स थे वही वही रूल कर रहे थे। आपने बहुत सारे राजाओं के नाम सुने होंगे जिन्होंने इंडिया में रूल किया है, और हिंदू राजाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पीरियड रहा है इनका लगभग 1000 या 1050 से पहले का पीरियड रहा है। उस पीरियड को इन्होंने हिंदू पीरियड का नाम दिया है। वहीं अगर बात करें मुस्लिम्स पीरियड की, तो ये 1050 के बाद का जो पीरियड है, जब हमारे यहाँ पर अफ़गान लोग आने शुरू हुए, ईरानी इराकीज़ लोग आए, ठीक है, जिसमें अधिकतर मुस्लिम्स जो इन्वेडर इंडिया के अंदर आए थे उस समय पर। तो उनसे रिलेटेड जो पीरियड रहा, लगभग 300 से 400 साल तक का जो पीरियड था, उस पीरियड में ये रूलर्स रहे हैं। आपने बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स के बारे में आपने सुना ही है, जैसे कि आपके पास इल्तुतमिश थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, मोहम्मद गौरी, गजनबी। फिर बाद में आपके मंगोल हो गए, जिसमें आपके पास बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेरशाह। आपके पास शेरशाह सूरी नहीं, जैसे हमारे पास जहांगीर, औरंगजेब, यानी मुगल्स का रूल रहा। और उसके बाद हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, यानी कि अंग्रेज आ गए थे, जिन्होंने लगभग इंडिया में 200 साल तक रूल किया है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कह सकते हैं, इंडिया की एंटायर टाइम पीरियड को उन्होंने इन तीन ही पार्ट में बांटा। एक तो हिंदू रूल के हिसाब से तो हिंदू पीरियड कहा उन्होंने, दूसरा मुस्लिम पीरियड, और तीसरा ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो मिल्स थे, उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश रूल्स, कल्चर और लॉज हैं, ये इंडियंस को जो है ज़्यादा सिविलाइज बना सकते हैं कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड। व्हाट इज़ कॉलोनियल? अब यहाँ पे एक टॉपिक हमारे पास है, कॉलोनियल क्या है? व्हेन द subjugation of one country by another country leads to change in social, culture, economic and political sphere, it leads to colonization. ये कह रहे हैं जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर वहाँ के सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्फेयर में चेंजेस करना शुरू कर देती है, तो ये कॉलोनाइजेशन को लीड करती है। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। जो ब्रिटिश रूल थे वो इंडिया के अंदर यहाँ की वैल्यूज़, यहाँ के टेस्ट, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ के प्रैक्टिसेस में लगातार चेंज लेकर आ रहे थे, और कहने का मतलब है वो इंडिया को कॉलोनाइज्ड कर रहे थे अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम कैसे जानते हैं? वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे पास। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। उनका ये मानना था कि जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को प्रिजर्व रखने की ज़रूरत है। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्chives and museums were established to preserve important records। कह रहे हैं उस समय पर बहुत सारे स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जैसे कि आर्चिव्स और म्यूजियम्स, जहाँ पर वो रिकॉर्ड्स को आगे के लिए सेव करके रख सकें, प्रिजर्व करके रख सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स ओनली रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ द पिक्चर। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सोर्सेज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज हैं, ये लगभग आधी पिक्चर ही शो करते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए गए या जो लिखे गए, ये सारे के सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा लिखे गए हैं और मेंटेन किए गए हैं। तो इसमें जो कुछ भी शो किया गया है वो ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड किया गया, लिखा गया, वही मेंटेन किया गया है। रियल एस्पेक्ट जो इंडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था वो इसमें दिखाया नहीं गया है। सेवरल अदर सोर्सेज स्टडीड टुगेदर गिव अ बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हमें सही पिक्चर अगर जाननी है तो उसके लिए हमें ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हैं, इनके अलावा जो अदर सोर्सेस हैं, अगर हम उनको भी स्टडी करें इन रिकॉर्ड के साथ साथ, इन रिटन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, तो हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है कि उस समय के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, उसके सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा अगला टॉपिक है। क्या है बता रहे हैं, देखिए।
फर्स्ट पॉइंट में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, मेमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट्स, experiences of travelers, novels, and poems are some important sources of information of British rule and atrocities. ये कह रहे हैं उस समय के जो हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उस समय के जो लेटर्स हैं, मेमोज हैं, सर्वेज हैं, उस समय के जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स हैं, उस समय के जो राइटर्स के द्वारा ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई, जो रिपोर्ट्स हैं, एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवलर्स, नॉवेल्स और पोएम्स, ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि ब्रिटिश रूल कैसा था और कैसे उनकी एट्रोसिटीज़ थी या एट्रोसाइट्स थी उनकी. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो प्रैक्टिस थी सर्वे करने की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी. यानी कि लगातार सर्वेज वगैरह होते रहते थे उस समय पर. सर्वेज लाइक बोटैनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेज वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ये हमसे कह रहे हैं कि जो सर्वे उस समय पर किए गए, जैसे कि बोटानिकल से रिलेटेड, जूलॉजिकल से रिलेटेड, आर्कियोलॉजिकल से रिलेटेड, ऑटोबायोग्राफिकल से रिलेटेड, ऑटोप्रोलॉजिकल से रिलेटेड एंड फॉरेस्ट सर्वेज, ये सब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये कुछ इनकी लिस्ट्स हमें देखने को मिलती हैं. आगे हमसे बोल रहे हैं सोर्सेस kept and written by both Indians and British studied together represents several aspects of British rule and their efforts to modernize or subjugate Indian population. ये कह रहे हैं जो सोर्सेस हैं उस समय पर जो कैप्ट किए गए हैं, भले ही वो इंडियंस के द्वारा लिखे गए या ब्रिटिश के द्वारा, इनको हम जब एक साथ पढ़ते हैं तो ये हमें बताते हैं कि उस समय पर ऐसे बहुत सारे ब्रिटिश रूल थे और बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए गए थे जिसमें इंडियन पॉपुलेशन को मॉडर्नाइज करने की बात की गई थी और इनको सब्जुगेट करने की बात की गई थी. ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा. अब हम आगे पढ़ रहे हैं व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नॉट टेल. उस समय के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो हमें क्या नहीं बताते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. अब तो देखिए, द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. खैर उस समय के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि उस समय पर जो भारतीय लोग थे उनकी क्या नीड्स थी, उनके बारे में बिल्कुल भी वो हमें नहीं बताते हैं. Many official records hide the truth and only show one aspect of the event. उस समय के जो बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने सच को छुपाया है और वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स ऑफ इवेंट को शो करते हैं जो कि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग हुआ करते थे. यानी कि ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही था, सिर्फ उसी एस्पेक्ट्स को ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स शो करते हैं. इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, क्या नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए था, उस चीज़ को ये रिकॉर्ड्स शो नहीं करते. ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे रीज़न था कि उस समय पर जो अधिकतर रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए जा रहे थे या जो रिटर्न किए गए थे वो सारे के सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा लिखे गए थे और उनके द्वारा ही मेंटेन किए गए थे. इसलिए उसमें जो पूरा का पूरा जो एस्पेक्ट्स ऑफ इवेंट हैं वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग है. इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें किसी प्रकार कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया है. और लास्ट पॉइंट हमसे बता रहे हैं द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉल आउट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शंस एंड सिचुएशंस ऑफ इंडियंस ऑफ एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी. कह रहे हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये एक्चुअल में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की खामियों को शो करता ही नहीं है और ना ही जो उस समय पर हमारे जो इंडियंस जो पीपल्स थे उनके जो रिएक्शंस थे या उनकी जो सिचुएशंस थी, ठीक है, उनको भी ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि उस समय के हमारे पास जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको बेसिकली जो मेंटेन और जो रिटर्न किया गया है वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा किया गया है. इसलिए वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं
ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को शो करते हैं और जो इंडियंस थे उस समय के उनके पॉइंट ऑफ व्यू को उसमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें बस इतना ही है। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।